Hello students, so we have completed chapter 12, that is thermodynamics, and today we will study next chapter, a very short chapter, that is behavior of perfect gases and kinetic theory of gases. So we have to study about the theory of gases. So first is molecular nature of matter, and we know the molecular nature of matter of solid liquid gas. आप सबने केमिस्ट्री में इसको जरूर पढ़ा होगा और हमने फिजिक्स में भी पहले डिस्कस किया है. So in solids, atoms and molecules are tightly packed. We all know that the interatomic spacing is 2 angstrom. 1 angstrom is 10 raised to power minus 10 meter. 10 raised to power minus 10 meter. Okay, so the interatomic spacing, the spacing between the atoms of solid is 2 angstrom. The interatomic forces are very strong and solid have definite shape, definite size and volume. सबको पता है आपको. In liquids, the interatomic spacing is almost same, 2 angstrom. The interatomic forces are weak. जो atoms के बीच में forces होती है वो क्या होती है? Weak होती है. And for that reason, liquid have a definite volume but not definite shape and size. Liquid takes the shape of container. हमने previous classes में भी पढ़ा है. जो कंटेनर में, जिस कंटेनर में हम लिक्विड डालते हैं उसी कंटेनर की लिक्विड शेप ले लेता है. इसका कोई शेप, डेफिनेट शेप या साइज नहीं होता. ठीक है. And in gases, the interatomic distance are in tens of angstrom. The interatomic forces are very weak. Gases के बीच में interatomic forces बोल रहे weak होती है. क्यों? क्योंकि atoms interatomic जो distance है atom बहुत दूर दूर होते हैं सारे atoms. Clear? So atoms are much free and gases have neither fixed volume nor fixed shape. तो gases की कोई fixed volume नहीं होती, कोई भी fixed shape नहीं होती. Atoms of the gases can travel long distance before colliding. तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आपस में इधर उधर मूव कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं कोलाइड करने से पहले. वेयर एज इन लिक्विड्स और सॉलिड्स वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं कोलाइड करने से पहले. सॉलिड्स में तो बिल्कुल पास पास होते हैं, बस वो अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट कर पाते हैं. सो द एवरेज डिस्टेंस एन एटम और अ मॉलिक्यूल कैन ट्रेवल विदाउट कोलाइडिंग इज मीन फ्री पाथ. सो द एवरेज डिस्टेंस अ मॉलिक्यूल कैन ट्रेवल विदाउट colliding is called mean free path. In case of gases, mean free path is an order of thousands of angstrom. जो gases में mean free path होता है वो order में होता है thousands of angstrom की उसकी वैल्यू होती है. So in solids, liquid, gas की कुछ properties हैं, हम सब ने previous class में पढ़े. Now what is ideal gas or perfect gas? An ideal gas is that gas which strictly obeys the gas laws such as Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law, etc. हमने प्रीवियस चैप्टर में भी थर्मोडायनेमिक्स में भी इसकी बात करी थी कि आइडियल गैस या परफेक्ट गैस क्या होती है. अ गैस विच ओबेज ऑल द गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसेक लॉ एक्सेट्रा, जो भी लॉज हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैस? सो फॉर एन आइडियल गैस द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस इज 0. जो मॉलिक्यूल्स का साइज होता है वो ऑलमोस्ट 0 होता है. ईच मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस इज अ पॉइंट मास विद नो डायमेंशन. Next is there is no force of attraction or repulsion among the molecules of ideal gas. हमने लास्ट चैप्टर में भी बात करी थी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी की. तो मैंने बोला था आइडियल केस में इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है क्योंकि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती मॉलिक्यूल्स के बीच में आइडियल गैस में. यही है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल गैस. थर्ड पॉइंट इज नो गैस इज परफेक्ट, बट एक्चुअल में आइडियल या परफेक्ट गैस एक ही मतलब है उसका. या आइडियल गैस बोल लीजिए या परफेक्ट गैस बोल लीजिए. एक्चुअल में कोई भी गैस आइडियल गैस या परफेक्ट गैस नहीं होती. However, at extremely low pressure and high temperature, some gases like hydrogen, oxygen, nitrogen, helium obeys like the gas laws to some extent. तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे कुछ गैसेस हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, जो गैस लॉज को कुछ एक्सटेंट तक ओबे करती हैं, तो वो बिहेव करती है नियरली परफेक्ट गैस पे. बट इन रियलिटी नो गैस इज आइडियल गैस और परफेक्ट गैस. दैट वाई इट्स नेम इज आइडियल गैस. सो नेक्स्ट इज बिहेवियर ऑफ गैसेस. अगेन वेरी सिंपल. At low pressure and high temperature, the gases follow the relation PV equal to KT. हम ये thermodynamics में पढ़ चुके हैं ideal gas equation PV equal to KT, where P is pressure, V is volume, T is temperature, and K is the constant that varies with volume. And now what is this constant K? This constant K equal to N multiplied by Kb, where N is the number of molecules of a gas in a sample. N क्या है? Total number of molecules उस gas में कितने होंगे? What is Kb? Kb is the new constant called the Boltzmann constant.
Kb is Boltzmann constant and its value is 1.38 multiplied by 10 raised to power minus 23 जूल पर केल्विन। अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं पूछते एग्जाम में, बट इसकी आपको यूनिट पूछ लेते हैं। इसकी यूनिट क्या है? जूल पर केल्विन। क्लियर? सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज Kb. सो नाउ this equation PV is equal to KT, we can write it as PV is equal to capital N KBT, where capital N is the number of molecules. इस इक्वेशन को बहुत सारी तरह से लिख सकते हैं। हमने PV is equal to nRT से भी पढ़ा था, उसके बारे में भी बात करेंगे। So PV by NT is Kb and Kb is a constant called Boltzmann constant. So for any two gases, PV by NT is constant, so P1 V1 by N1 T1 equal to P2 V2 by N2 T2। हम इसको आराम लिख सकते हैं, and that is equal to Kb। जो हमारे पास ये आया PV by Kb is constant, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 by M1। जैसे हम बोलते हैं कि मोमेंटम कांस्टेंट है तो बोलते हैं ना M1 V1 equal to M2 V2 मोमेंटम। ऐसे ही PV by NT कांस्टेंट है, so P1 by V1 equal by N1 T1 equal to P2 V2 by N2 T2 and that is equal to constant Kb, that is Boltzmann constant। And if P, V, T are same then N is same for all gas। इसका मतलब क्या? अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक गैस के लिए सेम है और ये कांस्टेंट है, ये पूरा प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दैट मींस N भी उन सारी गैसेस के लिए क्या होगा? सेम होगा। सो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस under identical condition of pressure and temperature would contain equal number of molecules. This is Avogadro's hypothesis. So ध्यान से ये चीज को, equal volume of all gases, सारी गैसेस जिनकी वॉल्यूम इक्वल है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, जिनका प्रेशर और टेम्परेचर भी इक्वल है, तो उन गैसेस में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसको हमने बोला एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है। क्लियर? सो एवोगैड्रो एस्टैब्लिश दैट, तो एवोगैड्रो ने क्या एस्टैब्लिश किया कि 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर NTP आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। सो 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट NTP कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। एंड व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर? 6.023 into 10 raised to power 23। दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। केमिस्ट्री में बहुत फ्रीक्वेंटली इसको यूज करते हैं आप, and it is represented by Na। this is Avogadro's number। ये वही Avogadro hypothesis से आया कि equal volume of gases having equal pressure and temperature contains the equal number of molecules। कितना molecules? that molecule equal to Avogadro's number। so mass of 22.4 liter of any gas as NTP is equal to the molecular weight of gas in grams। for example 22.4 liter of oxygen at NTP normal temperature pressure और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो या तो हम बोल ले कि 22.4 लीटर ऑफ गैस, ठीक है, NTP, या 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, सपोज ऑक्सीजन, तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन होगी, या ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना? 32 ग्राम, दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। The perfect gas equation can be written as PV equal to nRT। अब हमने ये भी पढ़ा था, perfect gas equation को हम PV equal to nRT भी लिख सकते हैं, where n, what is n? n is the number of moles of that gas, R is gas constant, T is temperature, P is pressure, V is volume। thermodynamics में हमने पढ़ा है। So now what is R? R can be written as Avogadro's number into Boltzmann constant। दिस गैस कांस्टेंट R, मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट चैप्टर में मैं इसको बताऊंगा, तो ये रहा वो R क्या है? गैस कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू Na एवोगैड्रोस नंबर इनटू Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो लेट्स फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R। ये जो R निकला इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? सो फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ गैस वी नो PV is equal to nRT, और N को 1 मोल ऑफ गैस, 1 ग्राम मोल ऑफ गैस, N को 1 रख देंगे तो PV इक्वल टू RT आ जाएगा। यहां से R क्या होगा? PV by T, that is equation 1। At normal temperature and pressure 1 gram mole of gas occupies a volume 22.4 liter। we know कि 1 नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 1 ग्राम मोल गैस की कितनी वॉल्यूम होती है? 22.4 लीटर। अब हमने प्रीवियस स्लाइड में यहाँ देखा 22.4 लीटर गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और टेम्परेचर कितना है? नॉर्मल टेम्परेचर उस टाइम 273 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 273 केल्विन,
pressure 1 atmospheric pressure and volume for that temperature and pressure is 22.4 लीटर। इन तीनों की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, इस 1 एटमॉस्फेयर को मैंने क्या किया, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। सो इन तीनों की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास R निकल के आया 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। सो गैस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई मेरे पास, कितनी आ गई, गैस कांस्टेंट की दो वैल्यू आई, एक कैलोरीज में आई 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, और ये कैसे निकलेगा, इसको 4.2 से जब डिवाइड कर देंगे, किसको, दिस R इज 8.314, एक्चुअली इट्स 8.31 और 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपने केमिस्ट्री में भी करा होगा, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और डिवाइड बाय 4.2 वी गेट द टर्म्स इन कैलोरीज। सो गैस कांस्टेंट की हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। And we know for 1 gram of gas constant, the gas constant, suppose this is gas constant, but 1 gram mole of gas constant small r, we can define it as R by M, where M is the molecular weight of gases. M is different for different gases, so R is different for different gases. Capital R constant is a gas constant, but capital R divided by molecular mass. Since the molecular mass of different gases is different, so ratio of R by M for different gases are different. A gas that satisfy equation PV equal to nRT at pressure and temperature is known as ideal gas. तो ideal gas की एक और इक्वेशन हम निकाल पाएंगे। एक तो ये था कि जो सारे लॉ ओबे करे उसको हम ideal gas कहते हैं, और कैसे बोलते हैं, जो ये इक्वेशन PV is equal to nRT सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे करे, सेटिस्फाई करे इस कंडीशन को, वो भी आइडियल गैस है। बट इन रियलिटी नो गैस इज आइडियल गैस, ठीक है, नो रियल गैस इज आइडियल गैस, कोई भी रियल गैस आइडियल गैस नहीं होती। सो दो चीज याद रखनी है इसमें, गैस कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रोस नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, R इज इक्वल टू NaKB, एवोगैड्रोस नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और एक this K is equal to NKB, this capital K here equal to NKB. So next is, suppose M is the mass of gas, N is the number of molecules of gas, M naught is the molecular mass of gas and Na is the Avogadro's number. इन चारों के बारे में हमने पढ़ा। So what is number of moles? Number of moles can be defined as mass upon molar mass. हमें पता है ना, number of moles can be divided by mass of gas upon molar mass. और इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एन को हम मास अपॉन मोलर मास भी लिख सकते हैं। आपकी केमिस्ट्री में बहुत सारी न्यूमेरिकल्स इस पे सॉल्व होते हैं। मास बाय मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो वी कैन पुट इट हेयर, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसमें पुट करेंगे आर में, आर को क्या लिख सकते हैं, एन ए इंटू के बी, हमने पढ़ा आर को एन ए इंटू के बी लिख सकते हैं, और स्मॉल एन को यहां से हमने स्मॉल एन को एन बाय एन ए लिख दिया, तो एन ए से एन ए कैंसिल हो जाएगा। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पीवी इज इक्वल टू एन कैपिटल एन के बी टी। एक और हमने आइडियल गैस इक्वेशन निकाल ली, पीवी इज कैपिटल एन के बी टी और P is NKBT by V, where N by V, what is N by V? N by V is number of molecules, N क्या है, number of molecules, V क्या है, volume. So N by V is number of molecules per unit volume और number density. Mass per unit volume क्या बोलते हैं, mass density, ठीक है। तो number of molecules per unit volume क्या हो जाएगा, number density, ठीक है। कितने number of molecules हैं per unit volume, एक बॉक्स है जिसका volume V है और उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसकी नंबर डेंसिटी कितनी होगी, n अपॉन v। नंबर कितने हैं उस वॉल्यूम में, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज नंबर डेंसिटी। सो नंबर मास डेंसिटी वी नो इज डिवाइडेड इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। सो v इज m बाय रो, वी कैन फाइंड इट, यहां से हम रो m बाय v होता है, हमने सबने पढ़ा है पहले। सो v क्या हो जाएगा, m बाय रो। तो यहां से अगर मैं v की वैल्यू, v में वैल्यू पुट करूंगा m बाय रो, सो वी गेट अनदर इक्वेशन, p इज RT रो बाय m नॉट, p इज RT रो बाय m नॉट, फिर m नॉट इज द मॉलिक्यूलर मास, हियर m इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ द गैस, एंड m इज द मॉलिक्यूलर मास, क्लियर। सो दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट दिस इक्वेशन, बट आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए, n इज m बाय m नॉट इज na बाय k, and n by this n by v is number of molecules per unit volume. So now we will study the comparison of real gas and ideal gas.
सो यहाँ पर हमने पीवी डिवाइड बाय एनटी का ग्राफ प्लॉट किया पी के साथ। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, सो पीवी बाय एनटी दैट इज इक्वल टू आर। तो हमने इसको वाई एक्सिस पे रखा और पी एक्स एक्सिस पे, और इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। नाउ वी नो पीवी बाय एनटी इज कांस्टेंट आर, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, पीवी बाय एनटी का किसी के साथ भी ग्राफ बनाएंगे तो वो कांस्टेंट है, दैट मींस स्ट्रेट लाइन आएगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस, क्लियर। So this is the line for ideal gas, this straight line, and these are the lines for real gas having different temperature, where this is at higher temperature, then T2 is at lower temperature, and T3 has much lower temperature. So all the curve for real gas approach ideal gas behavior at low pressure and high temperature. तो यहाँ देखिए, जैसे हमने बात करी थी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, तो जैसे हम एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड जाते हैं, जैसे जैसे लेफ्ट साइड जाते हैं, तीनों जो रियल गैस है ये अप्रोच कर रहा है इस आइडियल गैस स्ट्रेट लाइन की तरफ। ये क्या है, लो प्रेशर है ना, एक्स एक्सिस में प्रेशर है, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, लो प्रेशर होगा, ठीक है। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, जैसे जैसे टेम्परेचर T3 लेस देन T2 लेस देन T1, दैट मींस T1 मच ग्रेटर टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हाई हो रहा है या प्रेशर कम हो रहा है लेफ्ट साइड पे जाते हुए, तो रियल गैस आइडियल गैस को ओबे कर रही है, क्लियर। सो दिस इज a comparison between real gas and ideal gas, and these are two laws, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसकी। बॉयल्स लॉ क्या होता है, PV is equal to constant, that means P inversely proportional to V or P directly proportional to 1 by V. When the temperature of mass of gas is kept constant, its pressure is inversely proportional to volume. This is Boyle's law. And in perfect gas equation, PV is equal to RT, and if N and P are constant, then V is directly proportional to T. जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, एंड दैट इज चार्ल्स लॉ। व्हाट दैट मींस, दैट इज चार्ल्स लॉ। सो ये दो लॉज हैं। नेक्स्ट यहां से बेसिकली रियल चैप्टर स्टार्ट है, दैट इज एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हमने बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस पढ़ लिया, इसके बाद हमने पढ़ना है एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ने के लिए, उसकी डिराइव करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी प्रेशर के रिलेशन को डिराइव करने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस ली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ठीक है। तो क्या एजम्पशंस लिए, ऑल द गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आर अलाइक, फॉर डिफरेंट गैसेस मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, अंडरस्टूडेबल। सेकेंड इज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। Third is the collision of molecule with themselves and with the walls of vessel are perfectly elastic. जो collision है that is perfectly elastic collision. Momentum and kinetic energy are conserved. अगर perfectly elastic collision है तो momentum और kinetic energy कैसे रहेगा, conserved रहेगा, ठीक है, during the collision. Next fourth point is molecules are always in random motion. They have velocity in all direction. अब एक कंटेनर में गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स haphazardly zigzag वे में इधर उधर मूव करेंगे, ठीक है ना, इधर उधर मूव करेंगे, साथ में कोलिजन करेंगे। तो हमने बोला एक तो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, और जो इधर उधर जिगजैग पाथ में मूव करेंगे उसको हम रैंडम मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। एक फिक्स्ड पाथ नहीं है जहां वो मूव कर रहे हैं। सो मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, दे हैव वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शन रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। सो मॉलिक्यूलर डेंसिटी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द गैस, डेंसिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। Next sixth point is between two collisions a molecule moves along a straight line. So the average distance covered between the two successive collision is called mean free path of molecule. बहुत important है ये word mean free path. So what is mean free path? Molecules टकरा रहे हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे n मॉलिक्यूल्स हैं। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल्स ने कुछ पाथ कवर किया, सेकंड पे टकराया, फिर उसने पाथ कवर किया, थर्ड पे टकराया, फर्स्ट मॉलिक्यूल ही, क्लियर। सो एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होगा मॉलिक्यूल के टकराने का, जिसको वो टकराने पे सक्सेसिव कोलिजन करने में जितना एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज मीन फ्री पाथ। सेवेंथ इज द मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, और कोई फोर्स नहीं होगी मॉलिक्यूल्स में, बस कोलिजन के टाइम में एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। एट्थ इज द कोलिजन आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, कोलिजन की मतलब टाइम परफेक्टली कोलिजन है तो कैसे होगा, टकराएगा और जस्ट अलग हो जाएगा, ठीक है,
टाइम कोलिजन क्या होगा, बहुत इंस्टेंटेनियस होगा, बहुत क्विक कोलिजन होगा. द टाइम ड्यूरिंग विच अ कोलिजन टेक्स प्लेस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल टू कवर द फ्री पाथ. वैसे वो आपस में गैस मॉलिक्यूल्स, गैस में मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, कई कंटेनर में मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, तो जब वो टकराएंगे तो उसमें बिल्कुल इंस्टेंटेनियस टाइम, बहुत कम टाइम लगेगा, रेदर देन जब वो इधर उधर मूव कर रहे हैं उसमें ज्यादा टाइम लगेगा. क्लियर? सो दीज आर सम assumptions of kinetic theory of gases. Now we have a derivation, very important derivation. एक दो डेरिवेशन ही है इस चैप्टर में बस. So pressure exerted by gas. तो हमने प्रेशर देखना है. गैस है कंटेनर, ये स्क्वायर कंटेनर में गैस है और ये डार्क पिंक कलर में गैस का मॉलिक्यूल है सपोज. ठीक है, जहां ये मेरा कर्सर है ये गैस मॉलिक्यूल है. तो इस कंटेनर में गैस है, ये गैस कंटेनर पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है. क्लियर? गैस कंटेनर पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी. एन आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन अ क्यूब. सपोज मेरे पास एक क्यूब है, इसमें आइडियल गैस है. एल इज द साइड ऑफ क्यूब, एम इज द मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. जो इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है उसका मास क्या है, एम है. सपोज वी एक्स, वी वाई, वी जेड इज द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन. कोलिजन से पहले गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है, वी एक्स इन एक्स डायरेक्शन, वी वाई इन वाई डायरेक्शन एंड वी जेड इन जेड डायरेक्शन. क्लियर? वन सेकेंड. वी एक्स, वी वाई, वी जेड. क्लियर? तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस यहां पर ये जो कंटेनर है इसकी स्लैब पे जाके हिट करेगा. हिट करने के बाद वो वापस क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा. क्लियर? इस वॉल पे हिट करेगा. तो हमने उस प्रोसेस को देखना है. सो वी एक्स, वी वाई, वी जेड क्या है इसकी वेलोसिटी. जब ये टकराया, टकराने के बाद ये वापस आया, तो सपोज ये जेड वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है और ये एक्स डायरेक्शन है. सो एक्स डायरेक्शन में चेंज होगा. वी एक्स डायरेक्शन अगर राइट साइड है तो नेगेटिव वी एक्स होगा, लेफ्ट साइड में आएगा. तो सो माइनस वी एक्स, वी वाई, वी जेड इज द वेलोसिटी ऑफ कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन. ठीक है? जो वी एक्स दिस डायरेक्शन, वी वाई इन दिस डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन तो सेम रह रहा है. एक्स डायरेक्शन ये राइट साइड है और टकराने के बाद ये लेफ्ट साइड पे गया. क्लियर? सो इसको अच्छे से डायग्राम को दिमाग में रखना है बस. उसके बाद बहुत इजी है डेरिवेशन. चेंज इन लीनियर मोमेंटम. व्हाट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम? दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? फाइनल मास इनटू वेलोसिटी. मास तो सेम ही है फाइनल या इनिशियल. फाइनल वेलोसिटी इज माइनस वी एक्स. सो फाइनल मोमेंटम इज माइनस वी एम वी एक्स. दिस इज हियर, दिस इज माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स. Initial momentum. Final momentum minus initial momentum is mvx. So total is minus 2 mvx. So this is the momentum of molecule. So by principle of conservation of momentum given to the wall of cube. ये molecules का momentum है, तो उसने wall को कितना momentum exert करेगा? Equal and opposite momentum. Equal कितना है? 2 mvx और opposite plus. माइनस का प्लस हो जाएगा. सो मोमेंटम गिवन टू द वॉल ऑफ क्यूब इज प्लस 2 mvx. डेल्टा टी इज द टाइम टेकन बाय गैस मॉलिक्यूल्स. vx इज द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. सो ऑल द मॉलिक्यूल्स विल हिट द वॉल इन टाइम डेल्टा टी विच आर एट डिस्टेंस. सो एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, vx वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है डेल्टा टी टाइम में. तो कितनी लेंथ ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, vx इनटू डेल्टा टी. क्लियर? और उस लेंथ को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम. सो सच मॉलिक्यूल्स लाई इन द वॉल्यूम एरिया मल्टीप्लाई बाय vx मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी. सपोज n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज, वो तो एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक वॉल्यूम यहाँ पर है. सच मॉलिक्यूल्स लाई इन वॉल्यूम. सो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सपोज, तो n a vx इनटू डेल्टा टी. But on an average, half of these molecules are moving towards the wall and half are away from the wall. कुछ wall की तरफ जा रहे होंगे, कुछ wall से opposite direction में जा रहे होंगे. So effective number of molecules hitting the wall is this. जो total number of molecules हैं उसका half wall की तरफ जा रहे होंगे. तो कितने wall को hit करेंगे? Half of these total number of molecules. So collision of one molecule imparts a momentum of 2 mvx. एक molecule इतना momentum impart कर रहा था. तो इतने मॉलिक्यूल जितने हाफ एन ए वी एक्स डेल्टा टी, इतने मॉलिक्यूल कितना मोमेंटम इंपार्ट करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे एक मॉलिक्यूल के मोमेंटम से. तो मेरे पास ये क्या आ गया, टोटल मोमेंटम आ गया. ठीक है, इससे 2 से 2 यहाँ कैंसिल आ जाएगा. क्या आ गया, टोटल मोमेंटम आ गया. अब टोटल मोमेंटम आ गया तो फोर्स क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम में पढ़ा था, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा था. व्हाट इज फोर्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम. सो मोमेंटम को डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा टी कैंसिल आ जाएगा, मेरे पास फोर्स एक्सर्ट बाय मॉलिक्यूल्स आ जाएगा.
वॉल पे मॉलिक्यूल्स ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया। अब फोर्स आ गया, मुझे एरिया पता है उस वॉल का, ए एरिया कितना है, ए एरिया है, ठीक है, मुझे फोर्स पता है, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, यहां से मैंने प्रेशर निकाल लिया कितना, एम एन वी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एम एन वी एक्स स्क्वायर। बट वी नो दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी, सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में ही। सपोज एक वी एक्स डायरेक्शन ही कंसीडर कर रहे हैं, उसमें ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सब मॉलिक्यूल्स डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो हम वी एक्स स्क्वायर की जगह इसका एवरेज लेते हैं, वी एक्स स्क्वायर बार। Why we take average? Because all the molecules move with different velocity, where Vx bar is the average of Vx square, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। क्यों? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। एंड वी नो गैस इज आइसोट्रोपिक, अभी हमने एक्स डायरेक्शन लिया, ऐसे वाई डायरेक्शन भी होगा और जेड डायरेक्शन भी होगा। सो गैस इज आइसोट्रोपिक, सो बाय सिमेट्री Vx square average of Vx square that is equal to average of Vy square, and that is equal to average of Vz square, that is equal to 1 by 3 of, we can write it as 1 by 3 of Vx square plus Vy square plus Vz square. And what is the average of Vx square plus Vy square plus Vz square? That is equal to c square, where c is the mean square, where c square is the mean square speed of मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है ना, स्पीड है पूरे गैस के मॉलिक्यूल्स की, मीन स्पीड है, मीन स्क्वायर स्पीड है, ठीक है, पूरे गैस के मॉलिक्यूल्स एवरेज स्पीड से मूव कर रहे होंगे, ठीक है, और तीनों इक्वल हैं, तो यहाँ 1/3, अगर यहाँ पर मैं Vx Vy Vz को इक्वल रख दूंगा तो हमारे पास यही तो आ जाएगा, इधर Vx स्क्वायर और Vy स्क्वायर और Vy स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट एज 1/3 c स्क्वायर। सो Vx स्क्वायर Vx स्क्वायर बार की जगह, इस Vx स्क्वायर बार की जगह यहाँ पर 1/3 c स्क्वायर पुट करेंगे, or m into n. What is n? N is the number of molecules per unit volume and m is the mass of one molecule. So we get to know that pressure, very important relation, pressure is 1/3 of total mass m by v c square, and what is total mass per unit volume, m by v। इसको हम रो भी लिख सकते हैं, m by v को क्या लिख सकते हैं, रो भी लिख सकते हैं, ठीक है। So pressure is 1/3 m by v स्क्वायर, और m by v को हम रो भी लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, डेरिवेशन है, जिसमें हमने निकाला कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इज 1/3 m by v c स्क्वायर और 1/3 रो c स्क्वायर। क्लियर? सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस? अब हमने प्रेशर निकाल लिया, तो हमें रिलेशन निकालना है प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में गैस की। सो हमने देखा प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, कितना फाइंड आउट किया हमने, 1/3 रो c स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट किया फ्रॉम द प्रीवियस डेरिवेशन। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर कितना है, 1/3 रो c स्क्वायर। मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, मास कितना होगा जिसका यूनिट वॉल्यूम है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और यूनिट वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम को 1 रख देंगे। सो मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू रो। सो मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम, ट्रांसलेशन मतलब कोई रोटेशन नहीं है, सिंपल, तो हमने क्या पढ़ा था, हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ा था। सो इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस एंड डेंसिटी एंड the RMS, the root mean square, not the RMS, the mean square speed, we get to know the mean kinetic energy of translation per unit volume is equal to kinetic energy is 1/2 rho c square, where rho is the mass of the unit volume of gas and c is the mean square of the all the velocities of that gas molecule. Dividing these two equations A and B, we came to know that P by A is 2/3, or we can say the pressure is 2/3 of kinetic energy. So pressure exerted by an ideal gas is equal to 2/3 the mean kinetic energy of translation per unit volume. बहुत important relation है ये भी, pressure is 2/3 of kinetic energy. So average kinetic energy per unit molecules of gas, we have to find another small derivation. Mass m is, suppose m is the mass of each molecule of gas, v is the volume occupied by its gas. Capital M, what is the molecular mass, small m into the number of Avogadro's number, the total mass, sorry, m is the total mass of gas, that is equal to mass of each molecule into Avogadro's number. C is the RMS root mean square, हमने c स्क्वायर बोला, मीन स्क्वायर, c स्क्वायर क्या है, मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अगर हम स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी क्वांटिटी होगी वहां अंडर रूट आ जाएगा, तो c स्क्वायर अगर मीन से स्क्वायर वेलोसिटी थी तो c क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर, दैट इज RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। P is the pressure exerted by gas and we came to know P pressure is 1/3 m by v c square,
और अगर हम v को लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रेशर आ गया मेरे पास p इंटू वी आ गया 1/3 mc²। एंड वी नो फ्रॉम परफेक्ट गैस PV is equal to nRT where n is, if n is 1 for 1 mole of gas, PV equal to RT. And from these T equations, यहाँ भी PV क्या है 1/3 mc² के इक्वल है, परफेक्ट गैस में भी PV किसके इक्वल है RT के, तो दोनों ये इक्वल कर देंगे, RT is equal to 1/3 mc²। क्लियर? और दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 2, सो 3/2 RT is 1/2 mc²। So average kinetic energy of translation of one molecule is given by 1/2 mc²। हमें पता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ रो सी स्क्वायर, जहां पर रो क्या था, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज 1/2 mc² एंड दैट इज इक्वल टू 3/2 RT। यहाँ से क्या निकल के आया, हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया, इक्वल करने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स, तो हमारे पास आया हाफ mc² इज इक्वल टू 3/2 RT और हाफ m इंटू एन एस की c² इज 3/2 RT। क्या करा हमने, कैपिटल M को स्मॉल m इंटू Na, जो यहाँ हमने बताया था, कैपिटल M को स्मॉल m इंटू Na लिखते हैं। सो हाफ mc² इज 3/2 R/Na इंटू T। Na को डिनोमिनेटर में लेंगे तो क्या आएगा, R/Na। एंड व्हाट इज R/Na, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, इस लेक्चर की स्टार्टिंग में, R/Na is Kb, Boltzmann constant. So the average kinetic energy of molecule is also written as half mc², that is equal to 3/2 kBt. The average kinetic energy of translation per molecule of gas does not depend on the mass of molecule, pressure, volume or nature of gas. It is directly proportional to temperature of gas. So average kinetic energy किसके इक्वल है, directly proportional to temperature। यहाँ हमने क्या निकाला था, इससे पहले प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन निकाला था, उसके बाद एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाला। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, 3/2 kBt, वेयर kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो काइनेटिक एनर्जी हमने टेम्परेचर के टर्म्स में बता दिया। सो काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज 1/3 m/v(c²) और PV क्या हो जाएगा, हाफ mc²। ऐसे ही PV इक्वल टू RT, दोनों को इक्वल करेंगे हम, सेम जैसे पिछला डेरिवेशन किया हमने, दोनों को इक्वल करेंगे, इक्वेट करेंगे और वहां से c² की वैल्यू निकालेंगे। तो c² आया 3RT/m और यहाँ से c निकालेंगे। c² क्या था, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, c क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड ले देंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। सो c इज अंडर रूट ऑफ 3RT/m or we can say T is directly proportional to c²। 3 is constant, R is constant, this m is constant, so c² is directly proportional to T or c is directly proportional to under root of square root of T। So square root of absolute temperature of an ideal gas is directly proportional to the root mean square velocity of the molecules। तो c है that is directly proportional to square root of T। ये कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं। हमने बेसिकली डेरिवेशन पहले कहां से स्टार्ट करी थी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, उसके बाद हमने प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन निकाला, फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाला कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और फिर हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बताया कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the temperature। So what is absolute temperature? Absolute zero, basically absolute zero of the temperature is defined as the temperature at which the root mean square velocity of gas molecule reduces to zero। अब आपने क्या निकाला है, C is under root T। अगर टेम्परेचर जीरो हो जाएगा तो दैट मीन C is जीरो, अगर टेम्परेचर जीरो हो जाएगा दैट मीन C is जीरो। सो वो जीरो क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर of absolute zero of the temperature is defined as the temperature at which root mean square velocity of gas molecules is zero। So molecular motion stops at absolute zero। So absolute zero का मतलब absolute zero temperature, उसका मतलब क्या है कि वो टेम्परेचर जिसपे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है जो मॉलिक्यूल्स की, जिस वेलोसिटी से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी है जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी ही जीरो हो जाएगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, दैट मींस मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्पीड। आपको ये ग्राफ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कि ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर स्पीड ग्राफ होता है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद स्पीड। अब बहुत सारे कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो कुछ स्पीड से जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम है, कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज्यादा है, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम स्पीड पे गए फिर कम आए, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। आपको ये नहीं करना, बट आपको 3 डेफिनेशन करनी है इसमें। कौन सी 3 डेफिनेशन करनी है, अब देखिए यहाँ पर जहां पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और एक्स एक्सिस पे क्या है स्पीड,
तो जिन मॉलिक्यूल्स की सबसे मैक्सिमम स्पीड है वो कहाँ होगा, यहाँ पर इस कर्व के टॉप एंड पॉइंट पे। तो मैक्सिमम स्पीड पे क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये इन पार्टिकल्स की अगर एक्स एक्सिस पे हम कट करें, यहाँ पर ये जो स्पीड है ये कैसी स्पीड होगी, VMP, मोस्ट प्रोबेबल। So what is most probable speed? It is that speed of molecule of gas which is possessed by maximum fraction of total number of molecules of gas. तो मैक्सिमम फ्रैक्शन है जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, वो उनके पास जो स्पीड होगी दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसको हम CMP या VMP से डिफाइन करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CMP इज अंडर रूट ऑफ 2 kBT/m। आपको कोई डेरिवेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 kBT/m। नेक्स्ट इज मीन एवरेज स्पीड। सो हियर इज द मीन एवरेज स्पीड, दिस इज मीन एंड दिस इज, नेक्स्ट इज द रूट मीन स्केल। तो 3 स्पीड आपको करनी है, मोस्ट प्रोबेबल, average, V average और V RMS. So average speed is the average speed with which the molecule of gas moves. It is denoted by C average and this is C1 plus C2 plus C3 total speed divided by n. आप सबको एवरेज निकालना आता है और इससे जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया दैट इज अंडर रूट ऑफ 8 kBT/m, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 8 kBT/m, दैट इज द एवरेज स्पीड। क्लियर। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या था, अंडर रूट ऑफ 2 kBT/m, एवरेज स्पीड क्या है, अंडर रूट ऑफ 8 kBT/m। आपको kb पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t टेम्परेचर है, m मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है और पाई तो कांस्टेंट है 22/7 और 3.14। ओके, नेक्स्ट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में, सी स्क्वायर क्या था, मीन स्क्वायर था, C1 प्लस C2 प्लस C3 सबका स्क्वायर डिवाइड बाय n, तो मीन स्क्वायर अगर हम उस पर अंडर रूट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट मीन स्क्वायर। सारे स्क्वायर्स वेलोसिटी का मीन निकालेंगे सबसे पहले, मीन मतलब एवरेज, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर अप टू सो ऑन डिवाइड बाय n। ये क्या होगा, मीन स्क्वायर, और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो क्या आएगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सो रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रैंडम वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। एंड इट्स फॉर्मूला हमने पहले डिराइव भी किया, इसका फॉर्मूला क्या है, 3 kBT/m, जिसमें हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर जो हमने निकाला उससे भी हमने निकाला था, द फॉर्मूला कितना आया था, 3 kBT/m। सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रेशो, एवरेज स्पीड रेशो, RMS स्पीड, तो इनका इतना रेशो आया। तीनों फॉर्मूलाज को आप इक्वेट कर देंगे, रेशो में रखेंगे तो बाकी सब क्वांटिटीज कैंसल आउट हो जाएंगी और हमारे पास आएगा कि RMS स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मिनिमम। RMS मैक्सिमम, मोस्ट प्रोबेबल मिनिमम, और जो सेंटर में है वो क्या है, एवरेज स्पीड। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम इज RMS, मिनिमम इज मोस्ट प्रोबेबल। तो आपको इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला और ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम स्पीड RMS होती है, मिनिमम स्पीड मोस्ट प्रोबेबल होती है। नेक्स्ट एक और छोटा टॉपिक, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब आप एक बार करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है, क्लियर। इसमें क्या है, ये मेरे पास सपोज एक एटम है, इस चीज को डिफाइन करने के लिए मुझे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। ठीक है, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो ये स्पेस में पड़ा है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, z कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, इतने मेरे को 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, बट वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर। सो मोनो एटॉमिक गैस क्या होती है, ऐसी गैसेस जिसमें एक ही एटम है। ठीक है, अब एक एटम है तो उसको कितना चाहिए, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक ही एटम है तो उसको कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, एक एटम है स्पेस में पड़ा है, जस्ट लाइक दिस, एक एटम है सपोज ये स्पेस में पड़ा है तो उसको कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, कम से कम 3 है ना, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, f = 3। क्लियर। तो डेफिनेशन समझ आया, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स से इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जो किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए चाहिए। सो फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। आपको डायरेक्ट लर्न करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायटोमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5। डायटोमिक 2 एटम है, ठीक है, XYZ। आप बोलोगे 6 कोऑर्डिनेट चाहिए, बट ये दोनों आपस में तो फिक्स है ना, आपस में फिक्स है ये दोनों, तो वो एक कोऑर्डिनेट कैंसिल हो गया, इसलिए कितने रह गए, 5 रह गए हमारे पास। डायटोमिक में 5
डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं. सो इट इज केपेबल ऑफ ट्रांसलेशन मोशन. सो इट्स हैज 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम. XYZ मॉलिक्यूल कैन रोटेट, वो रोटेट भी तो कर सकते हैं, तो 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई, टोटल 5. आपको नहीं जाना उसका क्या ज्यादा कंसेप्ट है, ज्यादा डीप में नहीं जाना. मोनोएटॉमिक के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, डायटोमिक के लिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं. ट्राइएटॉमिक में हमारे पास 2 केस होते हैं, एक लीनियर जहां पर 3 एटम्स हैं लीनियरली अटैच्ड हैं, और एक नॉन लीनियर, ये जहां ट्राइंगल में अटैच्ड है. तो अगर लीनियर है तो उसके पास 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, नॉन लीनियर है उसके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. क्लियर. मोनोएटॉमिक 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन ट्राइएटॉमिक 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम. लीनियर वी हैव 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, नॉन लीनियर वी हैव 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम. दिस नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पढ़ लिया. तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, केवल स्टेटमेंट पढ़ना आपको. व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in thermal equilibrium the total energy is distributed among all the degrees of freedom and the energy associated with each molecule per degree of freedom is half kBT. क्या लिखा है इसने? According to this law, ये लॉ क्या कहता है? In the thermal equilibrium the total energy is distributed among all the degree of freedom. Suppose मेरे पास मोनोएटॉमिक में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो टोटल एनर्जी इन तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी. ठीक है. और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? हाफ kBT. कितनी होगी? हाफ kBT. सो दिस वेयर k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज टेम्परेचर. सो दिस इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. इक्विपार्टीशन मतलब इक्वल पार्टीशन एनर्जी का, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिले, दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. क्लियर. दैट इज इक्वल टू हाफ kBT. सो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा, हमें कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चाहिए, और उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द फॉर्मूला और रिलेशन विद स्पेसिफिक हीट, जो हमने सीवी स्पेसिफिक हीट पढ़ा था, और डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनके बीच में रिलेशन. अनदर वेरी इजी एंड शॉर्ट डेरिवेशन. सो कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस. हमने गैस 1 मोल ऑफ गैस लिया है. 1 मोल ऑफ गैस वी नो कंटेन द एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल ऑफ गैस में. ईच गैस मॉलिक्यूल पोजेस f डिग्री ऑफ फ्रीडम. सपोज मेरे पास एक गैस है, अभी मुझे नहीं पता मोनोएटॉमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, ट्राइएटॉमिक गैस है. ठीक है. सपोज उसके पास f डिग्री ऑफ फ्रीडम है. क्लियर. हम एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं, उसके बाद हम मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक के हिसाब से f की वैल्यू पुट कर देंगे और इजिली आंसर निकाल लेंगे. सो ईच गैस बेसिकली ये पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए फॉर्मूला है. पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें f नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, f n नंबर ऑफ एटम्स है, मुझे नहीं पता कितने एटम्स हैं. ठीक है. पॉलीएटॉमिक फॉर उसके अंदर हम वैल्यूज डाल सकते हैं. सपोज n1 क्या है? जब एक एटम है तो मोनोएटॉमिक, 2 एटम है डायएटॉमिक, 3 एटम है ट्राइएटॉमिक. ऐसे ही n नंबर ऑफ एटम्स हैं, वी डोंट नो कितने एटम है, तो पॉलीएटॉमिक. क्लियर. सो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब एक मॉलिक्यूल का f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो एवोगैड्रोस नंबर जितने मॉलिक्यूल है उसका कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे Na इंटू f. और हमें पढ़ा हमने कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिलना चाहिए? हाफ kBT एनर्जी होना चाहिए. इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. फॉर विद एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम देयर एसोसिएटेड अ एनर्जी ऑफ हाफ kBT. क्लियर. सो इतनी एनर्जी आएगी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ. मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? इतने, Na इंटू f. तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को यहां इस एनर्जी से जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास टोटल एनर्जी आ गई. कितनी आ गई टोटल एनर्जी? F/2 RT. ये क्या है? यहाँ एवोगैड्रोस नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होता है? R के इक्वल. हमने प्रीवियस टॉपिक्स में इसको पढ़ लिया. तो F/2 R, ये क्या आ गया मेरे पास? टोटल एनर्जी. Now we know that the molar specific heat of a gas at constant volume. Molar specific heat क्या पढ़ा था हमने? Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 degree Celsius. That means amount of heat. So मतलब change in heat energy with the temperature. ये बताती है ना specific heat. Change in heat energy with temperature. So we have this energy, total energy of system. If we differentiate it with temperature, it gives the molar specific heat. So let's differentiate this u with temperature. Du by dt, f degree of freedom is constant, r is constant, here is t. So f/2 r हम बाहर निकाल सकते हैं इससे डिफरेंशिएशन से, और क्या हो जाएगा? dt by dt that is 1. dx by dx क्या होता है? 1. So मेरे पास स्पेसिफिक हीट cv कितना आ गया? f/2 r आ गया. स्पेसिफिक हीट कितना आ गया? f/2 r. तो
इसके बाद सीपी कितना होता है, एक रिलेशन होता है मेयर्स फॉर्मूला, अभी आपके चैप्टर में नहीं है वो बताता है कि सीपी माइनस सीवी आर होता है आइडियल गैस के लिए। फॉर एन आइडियल गैस सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। क्लियर, ये रिलेशन है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो हमारे पास सीवी आ गया, हमने यहाँ सीवी निकाल लिया, एफ बाई टू आर होता है, तो हम सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज सीपी? सीपी इज सीवी प्लस आर। तो यहाँ वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास सीपी आ गया 1 प्लस एफ बाई टू आर, सीवी आया एफ बाई टू आर और सीपी आया 1 प्लस एफ बाई टू आर। हम दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा? गामा क्या होता है? सीपी बाई सीवी। हमने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट दैट इज इक्वल टू गामा सीपी बाय सीवी। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आया गामा इज 2 बाय एफ प्लस 1, this 2 by f plus 1. So this is the relation between degree of freedom and gamma. बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पॉलीएटॉमिक गैसेस। ठीक है, पॉलीएटॉमिक क्यों? क्योंकि ये f डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी f ही है, 1 2 3 4 कुछ नहीं लिखा। ठीक है, सो 2 by f plus 1. So we have these four relations. What is total energy? f by 2 RT. इसको हमने टेम्परेचर से डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास कितना आ गया? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना आ गया? f by 2 R। ठीक है, Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, तो Cv से Cp निकालेंगे, इसमें R को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। क्लियर, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो गामा आ गया। गामा कितना है? 2 by f प्लस 1। वट इज द गामा? 2 by f प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, गामा 2 by f प्लस 1। क्लियर, पॉलीएटॉमिक के लिए। अब हमारे पास पॉलीएटॉमिक के लिए फॉर्मूला आ गया तो हम किसी भी गैस के लिए निकाल सकते हैं। मोनोएटॉमिक गैस में क्या होता है? F इक्वल टू 3। या तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में डाल दो, लास्ट पॉइंट देखो पहले, डायरेक्ट इस फॉर्मूला में डाल दो, गामा इज 2 by f प्लस 1 और वी नो द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज 3, सो 2 by 3 प्लस 1। तो हमारे पास कितना आया गामा की वैल्यू? 1.67। गामा की वैल्यू कितनी होती है मोनोएटॉमिक गैस के लिए? 1.67। आपको डायरेक्ट पेपर में इसको फाइंड आउट करना आ सकता है। ठीक है, या फिर आप कैसे करोगे? हमारे पास एनर्जी कितनी आई थी? f by 2 RT। जहां एनर्जी कितनी आई थी? f by 2 RT। आप पहले एनर्जी निकालो, f की जगह क्या डालोगे मोनोएटॉमिक में? 3। एनर्जी निकल गई 3 by 2 RT। उससे आप क्या निकाल सकते हो? CV निकाल सकते हो। CV कितना हो जाएगा? इसको R से डिफरेंशिएट कर देंगे तो 3 by 2 R हो जाएगा CV। ठीक है, उसमें R की वैल्यू डाल दो। ऐसे ही आप CP भी निकाल सकते हो। CP में क्या करोगे? अब R की वैल्यू भी नहीं डालोगे तो चलेगा। ठीक है ना, 3 by 2 R। ऐसे ही CP निकालोगे, यहाँ 3 डालेंगे तो कितना आएगा? 5 by 2 इंटू R। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास यही बचेगा 5 by 3, 1.67। तो इधर आप ये स्टेप से कर लो, और अगर 1 मार्क में आया, अगर 2 या 3 मार्क में आया तो आपको सारे स्टेप करने पड़ेंगे। पहले एनर्जी निकालेंगे, फिर CV CP और फिर दोनों को डिवाइड करके गामा। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा होता है 1.67। ऐसे ही डायटोमिक में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 5। मोनोएटॉमिक में 3 थे, डायटोमिक में 5। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 5 by 2 RT। CV कितना आ जाएगा? 5 by 2 R डिफरेंशिएट करके। CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, तो वहां से CP निकाल लेंगे, कितना निकल आएगा? 7 by 2 R। 7 by 2 R डिवाइड बाय 5 by 2 R कितना आएगा? 7 by 5 दैट इज इक्वल टू 1.4। सो गामा फॉर डायटोमिक गैस, या फिर इसको आप इस डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर 1 मार्क में आया तो इस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1.4। अब ट्रायटोमिक में 2 केस थे, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सेम करना है आपको, 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। 7 by 2 9 by 2 दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या गामा में डायरेक्ट आप यहाँ f की जगह 7 डाल देंगे। 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या है? 7 कोऑर्डिनेट चाहिए किसी भी ट्रायटोमिक गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिस्टम। ठीक है, तो 7 चाहिए जब लीनियर मॉलिक्यूल है ट्रायटोमिक में, और नॉन लीनियर है तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और उससे आप निकालेंगे तो गामा की वैल्यू कितनी आई? 1.33। क्लियर। सो ये लास्ट जो टॉपिक कराया मैंने, गामा इक्वल टू 2 by f प्लस 1। कितना है गामा? दिस 2 by f प्लस 1, दिस इज द फॉर्मूला। सो आपको ये 4 फॉर्मूलाज है, अगर ये माइंड में आपके हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। बस याद रखना है, मोनोएटॉमिक में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रायटोमिक लीनियर इज f इज इक्वल टू 7 एंड ट्रायटोमिक नॉन लीनियर f इक्वल टू 6। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड दिस चैप्टर। बहुत छोटा चैप्टर है ये, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। आपको सिर्फ ज्यादा, अगर आपको भी एक वीडियो 1 बार 2 बार देखोगे समझ आ जाएगा, तो आपको सिर्फ डेरिवेशन लर्न करनी है किसकी? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस की, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन, फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी,
मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन और मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्या वैल्यू होती है, क्लियर। उसके बाद लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम में, क्लियर। एंड इन द एंड we found that the value of gamma for monatomic gas, diatomic gas and triatomic gas. So this is all about this chapter. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.